हम लोग आज पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ बेंडिंग के बारे में या बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। सॉम में ये एक टॉपिक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट है। अब थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत सारा एजम्पशन है जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभार गेट में या जेई में या फिर ईएस में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया और सब्जेक्टिव में एजम्पशन लिखने के लिए दे देता है। अब इसके थ्योरी पार्ट को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि विजुलाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन का थोड़ा सा यूज होता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे करके उस सारी चीज़ को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि बेंडिंग से। बेंडिंग जनरली 4 तरह का होता है। एक हुआ प्योर बेंडिंग, उसका उल्टा नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। नॉन प्योर बेंडिंग नहीं, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। दूसरा सिमेट्रिकल बेंडिंग, उसका उल्टा नॉन सिमेट्रिकल बेंडिंग। तो धीरे धीरे देखें कि क्या होता है ये सारा चारों तरह का बेंडिंग क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसमें फार्मूला लगाते हैं। जो फार्मूला लगाते हैं वो कौन सा फार्मूला है? फ्लेक्सर फार्मूला, जो इसमें एप्लीकेबल है। उस फ्लेक्सर फार्मूला की हेल्प से हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी बीम मैक्सिमम मोमेंट कितना रेसिस्ट कर सकता है। मतलब कि सपोज कोई बीम है, उसमें हमने 100 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा दिया, तो 100 किलो न्यूटन मीटर जो है वो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के अंदर है या बाहर है। तो उससे पता चल पाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि 100 किलो न्यूटन मीटर लगाने की वजह से वो बीम कहीं टूट जाए, फेल कर जाए। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या बताता है? कैपेसिटी ऑफ बीम। तो पता चलता है कि हमें क्या चाहिए यार, इतना लोड लगाना है ताकि वो फेल बीम ना करे। उसी तरह हम लोग फिर पढ़ेंगे कंपोजिट बीम के बारे में, जिसमें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंपोजिट बीम कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग आरसीसी में निकालते थे उसी तरह से निकालते हैं। उससे रिलेटेड फिर हम लोग न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। तो शुरुआत अब करते हैं प्योर बेंडिंग से। प्योर बेंडिंग क्या होता है कि व्हेन बेंडिंग ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ शियर फोर्स। मतलब कोई बीम है, उस पर सपोज 2 तरह का फोर्स लगा। एक हो गया शियर फोर्स, एक हो गया बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। तो अगर कोई बीम जो है वो बेंड कर रहा हो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से, बेंडिंग मोमेंट को हम लोग कहते हैं कपल बीम। तो अगर कोई बीम बेंड कर रहा हो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से, तो उस तरह की बेंडिंग को हम लोग कहेंगे प्योर बेंडिंग। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा केस 1, केस 1, और ये हो गया केस 2। ठीक है। केस 1 में क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे हमने एम नोट मोमेंट लगा दिया है। अब एम नोट सैगिंग है, हॉगिंग है, वो तो सबको पता होगा ही। ये बीम है, ये कपल लगा दिया हमने, तो बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। इसको हम लोग कहते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। और ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में नहीं पढ़ते। हम लोग मोमेंट को कैसे, साइन कन्वेंशन क्या है, सैगिंग या हॉगिंग से। कॉलेज में हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करते हैं, यहाँ पे हम लोग सैगिंग या हॉगिंग करते हैं। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इसमें क्या है, इसमें तो हॉगिंग लग रहा है। हॉगिंग लग रहा है तो किस, हॉगिंग लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर इस तरह से लगेगा, राइट हैंड साइड में अगर इस तरह से लगेगा तो उसको कहते हैं सैगिंग। अगर उसके अपोजिट लगेगा तो उसको कहते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। और एक दूसरा केस है जिसमें हम लोगों ने शियर फोर्स लगा दिया। अब शियर फोर्स लगा है तो यहाँ पे जो सपोर्ट पे मोमेंट डेवलप होगा वो डेवलप होगा F×L। इसका ये हो गया, ये BMD हो गया और ये SFD हो गया। इस केस में ये हो गया इसका SFD, ये हो गया इसका BMD। अब जो केस 1 है, जो केस 1 मीन्स ये जो है, इसमें क्या लग रहा है कि शियर फोर्स तो कोई हमको दिख नहीं रहा है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है, मोमेंट दिख रहा है। शियर फोर्स अब डेड लोड के कारण हो सकता है, तो डेड लोड को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो जो फर्स्ट केस में बेंडिंग होगी उसको कहेंगे हम लोग प्योर बेंडिंग, और जो सेकंड केस में बेंडिंग होगी उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। तो सोम में हम लोग जो फ्लेक्सर फार्मूला या फिर कोई एप्लीकेशन हम लोग लगाते हैं वो प्योर बेंडिंग के केस में ही लगाते हैं थ्योरेटिकली। बट जो इन जनरल है वो तो हमेशा प्योर बेंडिंग का केस रहेगा नहीं, वो तो नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग भी हो सकता है, सिमेट्रिकल बेंडिंग हो सकता है, नॉन सिमेट्रिकल बेंडिंग हो सकता है। तो उस केस में भी हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन के साथ
हम लोग लगा देते हैं फ्लेक्सर फार्मूला। बट थ्योरेटिकली अगर पूछा जाए तो ये फार्मूला सिर्फ प्योर बेंडिंग के केस में एप्लीकेबल है, फ्लेक्सर फार्मूला, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका BMD तो पता है इस तरह से बनेगा, इसका SFD इस तरह से बनेगा, इसका BMD इस तरह से बनेगा, इसका SFD इस तरह से बनेगा। तो प्योर बेंडिंग समझ में आया कि क्या होता है कि अगर बेंडिंग जो है वो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट या कपल की वजह से हो रहा है तो उसको कहेंगे प्योर बेंडिंग, और नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। उसका अपोजिट नॉन प्योर बेंडिंग नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग होता है। अब इसमें बहुत सारा एजम्पशन है, वो एजम्पशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारा टर्म दिया हुआ है जो हमारे काम का, उससे समझदारी थोड़ी सी बढ़ती है और फील आता है कि हाँ यार अब सिविल इंजीनियरिंग समझ में आ रहा है। तो जो पहला एजम्पशन है वो है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। रटा रटाया है, ये RCC में भी आता है, ये कॉलम में भी आएगा, और सोम का कोई भी एजम्पशन लिखना है तो पहला एजम्पशन ये आता है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसको अब डायग्रामेटिकली हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कभी कभार इससे क्वेश्चन दे देता है, कभी कभार शायद गेट में पूछा हुआ था कि व्हाट डज द स्टेटमेंट इम्प्लाई, कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग क्या मतलब है इसका। तो बहुत लोग तो कर देते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ बहुत सारा फिगर दिया हुआ है, उसको धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे। जो पहला केस है, ये वाला केस, पहला केस मीन्स ये वाला केस, इसमें क्या है कि ये बीम है जो स्ट्रेट है, और बिफोर बेंडिंग का ये केस है। आफ्टर बेंडिंग कुछ इस तरह से लगेगा, मतलब इसमें कुछ इस तरह से मोमेंट लग रहा है, उस मोमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। बीम बेंड कर रहा है, तो ये जो शेडेड पोर्शन दिखाया है हमने वो प्लेन सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन हमने जस्ट दिखाया है, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है, तो ये प्लेन रहेगा। मतलब कि 1D में हम लोग दिखाएं तो सपोज पहले प्लेन ऐसा था, अब प्लेन ऐसा रहेगा, मतलब प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब अब नहीं आफ्टर बेंडिंग होगा, मतलब प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग डजंट रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। इसको कहते हैं हम लोग, किसको, एक मिनट, इसको कहते हैं हम लोग वार्पिंग। ठीक है, ये वार्पिंग बाद में हम लोग करेंगे कि क्या होता है, किस वजह से होता है। बट अभी ये प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये देखो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, ये प्लेन है, और ABCD एक प्लेन है, और ये अब प्लेन हो गया A' B' C' D', मतलब ये प्लेन ऐसा था, ये प्लेन ऐसा हो गया। और समझ लेते हैं, ये कैंटिलीवर बीम है, ये है P1 प्लेन, ये है, बीम बेंड कैसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल बन गया बट भावनाओं को समझो। और ये इसका आफ्टर बेंडिंग के बाद जो प्लेन होगा वो ऐसा होगा, इस तरह से नहीं होगा। किस तरह से, इसको अलग अलग कलर में दिखाते हैं, पीले वाले कलर में, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब क्या हो, ये तो समझ लिया कि कौन सा प्लेन सेक्शन बाद में भी रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो वार्पिंग होगा, वार्पिंग बाद में समझेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस सपोज कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम हमने दिखा दिया है, ये जो एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस वैसा एक्सिस होता है जहाँ पे स्ट्रेन जो हो वो हम लोग मानते हैं कि 0 है। ठीक है, तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग का मतलब हुआ कि स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, विच मीन्स दैट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगी, जो हमने यहाँ पे भी दिखाया है। अब निगेटिव वैल्यू इसलिए आई क्योंकि जो टॉप फाइबर है उसमें कंप्रेशन हो रहा है और जो बॉटम फाइबर है उसमें टेंशन हो रहा है। सिमिलरली हुक्स लॉ वैलिड है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्रेशन के करस्पॉन्डिंग, ये कंप्रेशन के करस्पॉन्डिंग निगेटिव, और टेंशन के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, क्योंकि कंप्रेशन को हम लोग लेते हैं नेगेटिव और टेंशन को लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। अब जो सेकेंड एजम्पशन है वो है मटेरियल इज होमोजेनस आइसोट्रॉपिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। तो होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक को समझते हैं क्या होता है।
सपोज कोई एक मटेरियल लिया हमने, उसमें एक पॉइंट लिया 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिया रेड कलर का, सेकंड पॉइंट लिया येलो कलर का। अब जो 1.1 जो हमने जहाँ पे लिया है, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। सिमिलरली 2 पॉइंट पे x इस डायरेक्शन में होगा, y इस डायरेक्शन में होगा और z इस डायरेक्शन में होगा। तो होमोजेनस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि एट पॉइंट x अगर हमने माना कि जो Ex मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन x डायरेक्शन, ये हमने माना Ex, इस डायरेक्शन में हमने माना Ey, और इस डायरेक्शन में हमने माना Ez। सिमिलरली एट पॉइंट 2 पे क्या होगा, Ex डैश इस डायरेक्शन में Ex डैश, इस डायरेक्शन में Ey डैश और इस डायरेक्शन में Ez डैश। तो होमोजेनस का मतलब क्या होगा कि Ex डैश इज इक्वल टू Ex, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट पॉइंट 2, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट पॉइंट 2 इन x डायरेक्शन is equal to modulus of elasticity at point 1 in x direction. Similarly Ey dash is equal to Ey होगा and Ez dash is equal to Ez होगा। मतलब होमोजेनस मटेरियल अगर होगा तो 2 पॉइंट अगर हम लेंगे तो सिमिलर डायरेक्शन में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो सेम होगा। अब हो सकता है कि Ex, Ey और Ez बराबर ना हो, Ex डैश, Ey डैश और Ez डैश बराबर ना हो, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग बराबर ना हो Ex की वैल्यू, बट x डायरेक्शन में Ex डैश जो होगा Ex के बराबर होगा, y डायरेक्शन में Ey डैश जो है Ey के बराबर होगा और z डायरेक्शन में Ez डैश जो है वो z के बराबर होगा। सिमिलरली अब आइसोट्रॉपिक मटेरियल में आते हैं। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि सिमिलरली एट पॉइंट 1 पे हमने x लिया, Ey डैश लिया एंड Ez डैश लिया, सॉरी 1 पे लिया हमने Ex, 1 पे लिया हमने Ey और 1 पे लिया हमने Ez, 2 पे लिया हमने Ex डैश, 2 पे हमने लिया इस डायरेक्शन में Ey डैश और इस डायरेक्शन में लिया Ez डैश। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल में ये कहता है कि ये पॉइंट है 1 पॉइंट, इसमें Ex इज इक्वल टू Ey इज इक्वल टू Ez होगा, मतलब 1 पॉइंट में इधर जाओ तो Ex होगा, इधर जाओ तो Ex होगा, इधर जाओ तो Ex होगा, इस डायरेक्शन में जाओ Ex होगा, इस डायरेक्शन में जाओ Ex होगा, किसी भी डायरेक्शन में जाओ हमें Ex ही मिलेगा। उसी तरह एट पॉइंट 2 पे इस डायरेक्शन में जाओ Ex डैश मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाओ Ey डैश मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाओ Ez डैश मिलेगा, बट Ex डैश, Y डैश और Z डैश तीनों की वैल्यू जो है वो बराबर होगी। तो होमोजेनस आइसोट्रॉपिक मटेरियल में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि 2 पॉइंट हमने कंसिडर किया 1, 1 एंड 2। होमोजेनस में क्या होगा कि Ex डैश और Ex बराबर होगा अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। बट आइसोट्रॉपिक में क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में मूव करो तो सिमिलर प्रॉपर्टी मिलेगी। अब आइसोट्रॉपिक में ज़रूरी नहीं है कि ये Ex डैश और Ex बराबर हो, ठीक है, बट होमोजेनस में क्या होता है Ex डैश Ex के बराबर होता है। तो सोम में जो होता है वो क्या हम लोग मानते हैं, होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक मानते हैं। मतलब कोई 2 पॉइंट लो, उसमें किसी भी डायरेक्शन के अलोंग प्रॉपर्टी लो तो वो सारी वैल्यू बराबर आएगी। अब होमोजेनस को इस तरह से भी दिखाते हैं, आइसोट्रॉपिक को इस तरह से भी दिखाते हैं। इस तरह का मतलब क्या हुआ, एट पॉइंट 1, एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 3 इन x डायरेक्शन Ex की वैल्यू जो है वो बराबर होगी, और आइसोट्रॉपिक में किसी भी डायरेक्शन में जाओ वैल्यू हमें सेम मिलेगी, मतलब इधर भी Ex, इधर भी Ex, इधर भी Ex, सारे डायरेक्शन में Ex। अब आइसोट्रॉपिक तो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर। कभी कभार पूछता है कि आरसीसी होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये होमोजेनस नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं। हमने इसमें सरिया डाला हुआ है और स्टील जो है वो रेनफोर्स किया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये
होमोजेनियस नहीं है, ये हेट्रोजेनस है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में चलते जाओ, यहाँ पे जो Ex होगा वही यहाँ पे Ex होगा, वही यहाँ पे Ex होगा, ठीक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, मतलब इधर Ex होगा, इधर Ex होगा, इधर Ex होगा, इधर Ex होगा, इधर Ex होगा एक पॉइंट पे। एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, ये आइसोट्रॉपिक का उल्टा है, मतलब एक पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव करो, इस डायरेक्शन में मूव करो, सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। मतलब अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस डायरेक्शन में मूव करो Ex मिलेगा, इसमें मूव करो Ey मिलेगा, इसमें मूव करो Ez मिलेगा, इसमें मूव करो हो सकता है Ex डैश मिल जाए, Ey डैश मिल जाए, Ez डैश मिल जाए, कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। जैसे कि वुड के केस में क्या होता है, अलोंग ग्रेन स्ट्रेंथ और अक्रॉस ग्रेन स्ट्रेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब हुक्स लॉ तो पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। बट ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इस हुक्स लॉ का भी एजम्पशन है, सारे मटेरियल में हम लोग नहीं लगा सकते। ये कब तक लगा सकते हैं, किस मटेरियल के लिए, फॉर लिनियरली इलास्टिक मटेरियल। तो लिनियरली इलास्टिक मटेरियल तो सब लोगों को पता होगा ही, क्योंकि श्रॉम का तो फर्स्ट चैप्टर में ही आता है। तो हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर लिनियरली इलास्टिक मटेरियल। अब एक है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन एंड कंप्रेशन आर इक्वल। ये तो नॉर्मल सा है कि ठीक है यार, टेंशन और कंप्रेशन में इक्वल होगा। दूसरा एक चौथा एजम्पशन है, बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड प्रिज्मेटिक। कोई बीम है, ठीक है, वो इनिशियली स्ट्रेट कब होगा, ये बीम हमने बना दिया, डेड लोड के कारण कुछ तो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो जब वो डिफ्लेक्शन आएगा तो स्ट्रेट कैसे होगा, तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि डेड लोड इज टेकन एज जीरो, मीन्स नेग्लिजिबल सेल्फ वेट, जीरो नहीं नेग्लिजिबल सेल्फ वेट, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। एंड प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक क्या होता है, प्रिज्मेटिक हुआ कि क्रॉस सेक्शन जो है थ्रू आउट इट्स लेंथ सेम होगा, मतलब अगर रेक्टेंगुलर है तो थ्रू आउट लेंथ रेक्टेंगुलर होगा, टी सेक्शन है तो टी सेक्शन ही होगा थ्रू आउट इट्स लेंथ, एल सेक्शन है तो एल सेक्शन ही होगा थ्रू आउट इट्स लेंथ, इन्वर्टेड एल सेक्शन है तो एल सेक्शन ही होगा थ्रू आउट इट्स लेंथ। ऐसा नहीं है कि पहले क्रॉस सेक्शन ऐसा था फिर बाद में क्रॉस सेक्शन ऐसा हो गया, ये केस नहीं होगा प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या हुआ कि थ्रू आउट इस लेंथ, यहाँ पे सेक्शन काटो, यहाँ पे सेक्शन काटो, कहीं पे भी सेक्शन काट लो, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर ही होगा, टी सेक्शन है तो टी ही होगा, एल क्रॉस सेक्शन है तो एल ही होगा, सॉरी एल क्रॉस सेक्शन है तो एल ही होगा, इन्वर्टेड एल क्रॉस सेक्शन है तो इन्वर्टेड एल क्रॉस सेक्शन ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब इससे एक चीज़ और निकल के सामने आता है, क्या कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सेम होगा किसी एक डायरेक्शन में, ऑब्वियस सा बात है, एक्स एक्स के अलोंग और वाई वाई के अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग अलग होता है। तो आई जो है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन सेम है तो आई भी जो है अलोंग एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अलोंग सिमिलर होगा। और ई जो है, ई क्या होता है, ई तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, कंक्रीट का कुछ होगा, रबर का कुछ होगा, स्टील का कुछ होगा, किसी और मटेरियल का कुछ होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो कंक्रीट होगा और यहाँ जो कंक्रीट होगा उसका ई जो है वो अलग अलग होगा। हम लोगों ने पहले ही माना हुआ है होमोजेनस आइसोट्रॉपिक है, तो मतलब ई जो यहाँ पे होगा वही ई यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये भी होता है कि ई आई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये भी चीज़ निकल के आता है कि कोई अगर बीम प्रिज्मेटिक है उसका प्राइमरी मतलब तो ये हुआ कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ, जो सेकेंडरी मकसद हुआ वो हुआ अल्टीमेटली मीन्स ई आई इज कांस्टेंट। अब जो पांचवा एजम्पशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, प्लेन ऑफ लोडिंग मस्ट कंटेन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बीम क्रॉस सेक्शन एंड लोड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बीम, ठीक है। इसमें बहुत सारा टर्म आ गया, पहले उस टर्म को समझेंगे तो फिर ये आसान से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला टर्म हुआ प्लेन ऑफ लोडिंग, फिर हुआ प्लेन ऑफ बेंडिंग, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बीम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले इन पांचों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग
खुद ब खुद ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लेन को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन से प्लेन में काट रहे हैं, कौन से प्लेन में नहीं काट रहे हैं, पता नहीं चलता। तो समझ में आ जाएगा इसको देख के। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इस प्लेन को कहेंगे एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन को कहेंगे वाई जेड प्लेन, इस प्लेन को कहेंगे जेड एक्स प्लेन। सिमिलरली यहाँ पे हमने दिखाया है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन। ये तो समझ में आ गया। दूसरा तो समझने का तरीका है कि इस प्लेन में काटो, ठीक है। कोई एक एक्सिस तो कट गया, इसमें कौन सा एक्सिस कट रहा है? जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस बचा? वाई एक्सिस बचा एंड एक्स एक्सिस बचा। तो जो प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सिमिलरली इस प्लेन में काटो, ठीक है। कौन सा एक्सिस कट गया? एक्स एक्सिस। बचा कौन रह गया? वाई जेड। तो कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन। सिमिलरली इस प्लेन में काटो, ठीक है। इस प्लेन कौन सा एक्सिस कट गया? एक्स एक्सिस। कौन सा प्लेन बचा रह गया? एक्स जेड। तो कौन सा प्लेन होगा? ये एक्स जेड प्लेन होगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन। अब इसी में आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो क्या होता है? तो वो आसान से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज ये टूथपेस्ट है दंतकांति का। बीम को समझने के लिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल है। इधर हमने मान लिया x, इस डायरेक्शन में हमने मान लिया y, और इस डायरेक्शन में हमने मान लिया z। ये हो गया x, ये y एंड ये z। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि z इधर इधर क्यों नहीं ले लिया? तो राइट हैंड थंब रूल, x से y की तरफ मूव करो, जिस डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव z। इधर भी ले सकते हैं बट वो होगा निगेटिव z, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको बीचों बीच काट दिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, मतलब ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो जो प्लेन दिखेगा हमको काटने के बाद वो कौन सा प्लेन होगा? वो कौन सा प्लेन होगा बताओ? ऐसे काट दिए बीचों बीच, ठीक है। कौन सा प्लेन होगा वो? कौन सा एक्सिस कटेगा? एक्स एक्सिस। तो कौन सा प्लेन हो गया? वाई जेड प्लेन, ठीक है। हमने इसको ऐसे काटा, ऐसे ऐसे, सॉरी वो कर मतलब यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे काटा, ठीक है। तो कौन सा प्लेन में कटेगा? अगर इसको काट के हम लोग ऊपर से देखेंगे तो कौन सा प्लेन होगा? वो होगा एक्स वाई प्लेन, यही होगा एक्स वाई प्लेन। दूसरा, तीसरा, हमने इसको इधर से काटा, ये काट दिया, ठीक है। ये तो कौन सा प्लेन दिखेगा हमें? हमें दिखेगा, कौन सा प्लेन दिखेगा? एक्स जेड प्लेन दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस तो कट गया, बचा कौन सा रह गया? ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो कौन सा प्लेन दिखेगा? एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो प्लेन तो समझ में आ गया। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हुआ कि किसी प्लेन से काट के देखो, अगर मिरर इमेज मिलेगा तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऑब्वियस सा बात है कि इस डायरेक्शन में काटो, इस डायरेक्शन में काटो, इस डायरेक्शन में काटो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अगर वही टी सेक्शन होता तो हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो एक टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ गए, प्लेन क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। दूसरा समझ, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, ठीक है। ये एक बीम हमने बना दिया, ये बेंड इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। अब अब क्या हुआ कि ये, इसको समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, हम लोगों ने कपल लगा दिया, ठीक है। तो उसका एक तो होगा कि प्लेन ऑफ कपल, ठीक है, और दूसरा होगा डायरेक्शन ऑफ कपल। डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ कपल अलग से समझते हैं, डायरेक्शन ऑफ कपल अलग होता है, दोनों सिमिलर नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ कपल क्या होगा कि राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा कि जो अपना टो ऑफ द फिंगर है कर्ल्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। तो जो थंब का पॉइंटिंग होगा, जो थंब पॉइंट करेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। जैसे ये बीम है, इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया, अच्छा ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब
मोमेंट इसमें कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। इसमें कैसे लग रहा होगा, इधर से ऐसे लग रहा होगा। तो राइट हैंड थंब रूल, टिप ऑफ द फिंगर अगर पॉइंट कर रहा है एरो के डायरेक्शन में, तो थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में, प्लस एम वाई की डायरेक्शन में। तो जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा प्लस एम वाई। ठीक है। सिमिलरली इसमें, इस केस में मोमेंट कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। मोमेंट कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि बीम तो इस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में बेंड कर रहा है। ठीक है। तो कपल का प्लेन अलग हो सकता है, बट डायरेक्शन ऑफ कपल जो होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ कपल जो होगा वो एम जेड होगा इस केस में होगा एम वाई। अब प्लेन ऑफ कपल अलग होगा, वो आगे से समझते हैं कि प्लेन ऑफ कपल क्या होता है। उससे पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें एक हुआ था ना प्रिंसिपल एक्सिस का यूज। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है हम लोगों को, आई एक्स एक्स के लॉन्ग होगा बी डी क्यू बाई 12, आई वाई वाई के लॉन्ग होगा डी बी क्यू बाई 12। तो प्रिंसिपल एक्सिस वैसा एक्सिस होता है जिसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हो सकता है अब मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो, बीच का नहीं चलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन, जो मिनिमम होगा उसको कहेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन। वो सिमिलर चीज़ जो हम लोगों ने शॉम में किया था ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, वही हुआ। मैक्सिमम प्रिंसिपल एक्सिस और मिनिमम सॉरी मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात, पहचानेंगे कैसे। तो इफ तरीका है उसका, ये तरीका है, इफ द सेक्शन इज हैविंग एटलीस्ट वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस में होगा, टी बीम में होगा। किधर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसकी। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इफ द सेक्शन इज हैविंग एटलीस्ट वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब कम से कम एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अगर सपोज हमने ये बना दिया, ठीक है, इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या एल बना दिया, इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसमें तो एक दिख गई। सिमिलरली जो आई सेक्शन है, आई सेक्शन, आई सेक्शन, ये आई सेक्शन हो गया, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हाँ कितनी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दो है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। टी सेक्शन में एक है क्योंकि इधर के लॉन्ग नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि इफ सेक्शन इज हैविंग एटलीस्ट वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो एक्सिस एंड एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो ये एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस होगा, वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस। हो सकता है अब जरूरी ये मेजर प्रिंसिपल एक्सिस माइनर प्रिंसिपल एक्सिस बाद की बात है, बट पहले ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब आई एक्स एक्स अगर आई वाई वाई से बड़ा है तो आई एक्स एक्स विल बी मेजर प्रिंसिपल प्लेन और आई वाई वाई होगा ऑब्वियस बात है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए। जो समझने वाला चीज़ है ये एक बीम हमने दिखा दिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस। ठीक है, इधर से इधर मूव किए, थंब जो है इस डायरेक्शन में पॉइंट किया, तो ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब ये कपल हमने लगा दिया, कौन सा बेंडिंग मोमेंट है, ये है सैगिंग। सैगिंग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को कैसे पहचानते हैं, जो स्माइली फेस होता है, ये स्माइली फेस हो गया ना, ये दो आँख बना दो और ये मुंडी बना दो, तो स्माइली फेस। ठीक है, तो स्माइली फेस जो होता है वो हमेशा होता है सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग, ये होगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। मतलब लेफ्ट साइड में अगर इधर लग रहा हो, राइट साइड में अगर इधर लग रहा हो, लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज लग रहा हो, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा हो, तो उसको कहेंगे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से नहीं याद रखेंगे हम लोग, इस स्माइली फेस से याद करेंगे कि अगर इधर इस डायरेक्शन में लग रहा हो, इधर इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो उसको कहेंगे सैगिंग। तो ये हो गया सैगिंग, ये हो गया पॉजिटिव। अब बीम बेंड कैसे करेगा, ऐसे कुछ करेगा, ऐसे,
ठीक है, ऐसे बीम बेंड कर गया। अब बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, टिप ऑफ द टू जो है वो अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो डायरेक्शन ऑफ कपल तो ये हो गया। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट किस डायरेक्शन में हो गया, जेड डायरेक्शन में। प्लेन ऑफ लोडिंग, ये समझना, बोला था ना कि प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ये जरूरी नहीं है कि एक हो। प्लेन किस प्लेन में लग रहा है, इस प्लेन में लग रहा है, इसी प्लेन में लग रहा है ना, इस प्लेन में। कौन सा प्लेन हो गया बताओ, कौन सा प्लेन हो गया, ये काट रहा है किस एक्सिस को, जेड एक्सिस को काट रहा है ना, एक्स को नहीं काट रहा है, वाई को नहीं काट रहा है, जेड को काट रहा है, तो ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। मतलब प्लेन ऑफ लोडिंग जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है अलोंग अ प्लेन एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन और इन एक्स वाई प्लेन। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बीम तो पता है, ये है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब प्लेन ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन समझ में आ गया, प्लेन ऑफ लोडिंग समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बीम समझ में आ गया, प्लेन ऑफ बेंडिंग। प्लेन ऑफ बेंडिंग जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के केस में ही है। इस केस में प्लेन ऑफ बेंडिंग जरूरी नहीं हो कि प्लेन ऑफ बेंडिंग जो है विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ लोडिंग, वो अलग भी हो सकता है और सिमिलर डायरेक्शन में भी हो सकता है। आगे देखेंगे कि किस डायरेक्शन में सिमिलर डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में अलग डायरेक्शन में होता है। तो तीन चीज इस फिगर से समझने वाली है। लोडिंग इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बीम है, देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बीम हो गया एक्स डायरेक्शन, लोडिंग किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस बात है ये बात तो सही निकली कि लोड इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बीम एंड प्लेन ऑफ लोडिंग कंटेन्स अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्लेन ऑफ लोडिंग कौन सा प्लेन है भाई, एक्स वाई प्लेन। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्री है, ठीक है सिमेट्री है, इसके अलॉन्ग भी सिमेट्री है। तो जब सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्री है तो इसका मतलब कोई प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा, हो सकता है वो मेजर हो माइनर हो, उससे मतलब नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। तो जो हमारा एजम्पशन था, पांचवा एजम्पशन, उसमें यही था कि लोडिंग मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बीम एंड इट मस्ट कंटेन अ प्रिंसिपल एक्सिस, जो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये प्योर बेंडिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन है। अब अगर प्योर बेंडिंग नहीं हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन ऑफ लोडिंग क्या है, प्लेन ऑफ लोडिंग कंटेन्स अ प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करो कि एक लोड इस डायरेक्शन में लग रहा हो एट एन एंगल अल्फा, एट एन एंगल अल्फा, कौन से प्लेन के अलोंग, एक्स जेड प्लेन, वाई एक्सिस कट जाएगा ना तो कौन सा प्लेन बचेगा, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो अब ये प्लेन ऑफ लोडिंग जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या है, ये एक्सिस है या ये एक्सिस है। तो इसका फिर हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ठीक है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हम लोग बनाते हैं उसको कि प्लेन ऑफ लोडिंग कंटेंस करे प्रिंसिपल एक्सिस में, फिर हम लोग फ्लेक्सर फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब प्लेन ऑफ बेंडिंग जो है वो लोडिंग में होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। व्हेन डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस, इसका न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ये है न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ऑब्वियस सा बात है ये पैरेलल है। बेंडिंग इज सेड टू ओकर इन प्लेन ऑफ लोडिंग। ठीक है, अब अगर न्यूट्रल एक्सिस का डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ कपल है, तो जो बेंडिंग होगा, ये जो बेंड किया है ना, जो फिगर हमने बनाया है, वो होगा इन द डायरेक्शन ओकर इन द प्लेन ऑफ लोडिंग। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन न्यूट्रल एक्सिस इज डिफरेंट, मतलब बेंडिंग मोमेंट सपोज करो कि किसी डायरेक्शन में, सपोज करो एट एन एंगल अल्फा ही लगा दी, तो वैसा बात है न्यूट्रल एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं होगा। तो बेंडिंग डजंट टेक्स प्लेस इन प्लेन ऑफ लोडिंग। तो समझ में आ गया कि जो प्लेन ऑफ बेंडिंग होगी वो कब प्लेन ऑफ लोडिंग में होगी, और प्लेन ऑफ बेंडिंग होगी वो कब प्लेन ऑफ लोडिंग में नहीं होगी। ठीक है, तो यही था सारा एजम्पशन, सारा एजम्पशन समझ में आ गया है तो आगे सब कुछ आसान सा होगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, तो हमने कर ही दिया, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल बेंडिंग उसमें भी कुछ है नहीं। फिर आगे फ्लेक्सर फॉर्मूला देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है।